27 मई 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल डेथ हुई। दरअसल 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ और इस युद्ध के चूंकि इस लड़ाई में भारत को थोड़ी हार का सामना करना पड़ा था और ये इस हार की सारी जिम्मेदारी नेहरू जी के ऊपर आई और इसलिए नेहरू जी पॉलिटिकल एक तरह से सदमा में गए जिसकी वजह से नेहरू की डेथ। लेकिन नेहरू जी की डेथ ने भारत में कई अहम सवाल और मुद्दे खड़े और इस वक्त के वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर थे या यूं कहे देश थे, उन्होंने भारत के बारे में अलग अलग उल्टे सीधे भविष्यवाणी करने शुरू। जैसे अब नेहरू जी के भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बने, क्या भारत में अब डेमोक्रेसी सरवाइव करेगी या फिर मिलिट्री रूल, या अगला प्रधानमंत्री भारत के सामने जो कई चुनौती उसका हल निकाल पाएगी। क्योंकि इस वक्त भारत फूड क्राइसिस, कॉमनल राइट्स, गरीबी, बेरोजगारी, करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे अहम सवाल और अहम मुद्दे इस वक्त भारत में थे। लेकिन इन सारे प्रयासों और उम्मीदों को गलत साबित करते हुए इस वक्त कांग्रेस के चेयरमैन के कामराज, जो कि तमिलनाडु के सीएम भी है और तमिलनाडु के अंदर में एजुकेशन को प्रमोट करने में और तमिलनाडु के मिड डे मील स्कीम लाने में अहम रोल प्ले किया, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमपीज और एमएलए की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद चूंकि 1962 में ही अभी थर्ड लोकसभा इलेक्शन हुई थी तो कांग्रेस पार्टी के पास अभी 1967 तक मेजोरिटी थी, इसलिए देश में कोई चुनाव करवाने की जरूरत नहीं थी। नतीजा जैसा मैंने आप कामराज साहब ने कांग्रेस के एमपीज और एमएलए की मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में अगला प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को चुना गया। चूंकि जब 1962 की इंडो चाइना वॉर हुई तो चूंकि नेहरू जी पॉलिटिकली थोड़ा सा पॉलिटिक्स से दूर हो गए तो उस वक्त पीएम का काम लाल बहादुर शास्त्री ही संभाल रहे थे और लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के एक वन ऑफ द ट्रस्टेड जाकर कांग्रेस मेंबर थे। नतीजा बड़ी आसानी से कांग्रेस के एमपीज और एमएलए ने अगला पीएम देश का लाल बहादुर शास्त्री को चुन लिया। लाल बहादुर शास्त्री भारत के सबसे ईमानदार, सबसे सिंपल और अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री। ये लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने जब रेलवे मिनिस्टर थे तो इनके टाइम पे रेलवे एक्सीडेंट हुआ, जिस वजह से इन्होंने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हुए बिना किसी पॉलिटिकल या बिना कोई अपोजिशन पार्टी के दबाव में इन्होंने खुद से रेलवे मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। ऐसे ईमानदार और साफ छवि वाले नेता थे। लेकिन इनके टाइम में 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इस युद्ध में ना भारत जीता ना पाकिस्तान हारा, लेकिन चूंकि इस वक्त कोल्ड वॉर भी चल रही थी, नतीजा यूएसएसआर जिसे भी हम रशिया कहते हैं ने दोनों देशों को ताशकंद में बुलाया। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है और उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट था और यहीं पे जाकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसे हम ताशकंद समझौता कहते हैं, जहां भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान थे। यह समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ और समझौते के बाद रात में अचानक से लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। यानी 2 साल और 2 भारत के प्रधानमंत्री की डेथ होना, इस वक्त फिर वही चैलेंजेस भारत के सामने आई। लेकिन याद रखिएगा अभी भी कांग्रेस के पास 1 साल के लिए मेजोरिटी बची हुई, चूंकि अगला इलेक्शन 1967 में होना। इस वक्त कांग्रेस के चेयरमैन ने फिर से जाकर कांग्रेस पार्टी की एमपीज और एमएलए की मीटिंग बुलाई। इस वक्त जो पीएम को चुनने का जो माहौल था वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टक्कर वाला माहौल था, कंपटीशन वाला माहौल था। चूंकि एक तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी जो नेहरू जी की इकलौती संतान है, कांग्रेस के चेयरमैन भी रह चुकी, साथ ही साथ शास्त्री के टाइम पे मंत्री भी रह चुकी। तो दूसरी तरफ मोरारजी देसाई जो बंबई के पहले सीएम है, उस वक्त बंबई यानी उस वक्त गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक ही स्टेट कहलाता था और उसके पहले सीएम थे मोरारजी देसाई। ये कांग्रेस के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके। तो पॉलिटिकली जो दोनों के बीच में कंपटीशन था वो बहुत तगड़ा था। तो डिसाइड ये हुआ कि जाकर सीक्रेट बैलेट पेपर पे वोटिंग होगा और वोटिंग में 2/3 एमपीज ने बेबी डॉल यानी इंदिरा गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना। आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस के अंदर भी जो पुराने और सीनियर लीडर थे उसे सिंडिकेट ग्रुप कहा जाता था और सिंडिकेट ग्रुप ने ही इंदिरा गांधी को एज अगला नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया चुना था। उसके पीछे रीजन थे, क्योंकि सिंडिकेट ग्रुप ये समझ रहा था कि अगर हम मोरारजी देसाई को पीएम बनाते हैं
तो फिर मोरारजी देसाई पॉलिटिकली एक्सपीरियंस्ड आदमी है वो, लेकिन एक तरफ इंदिरा गांधी जो पॉलिटिकली उतना एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी दूसरी चीज की फीमेल है वो। तो सिंडिकेट ग्रुप इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को पीएम चुना ताकि इंदिरा गांधी एडवाइस के लिए, सपोर्ट के लिए सिंडिकेट ग्रुप पे डिपेंड रहेगी। और इस तरह से देश का अगला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुना गया। और ये एक हमारे लिए एग्जाम्पल भी है कि एक मैच्योर डेमोक्रेसी का एक एग्जाम्पल उस वक्त भारत ने पेश किया कि बिना किसी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के हमने 2 पीएम को अब बड़ी आसानी से इलेक्ट किया। जब 1967 में देश की पीएम श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी, तो अगले साल 1967 में 4th जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हुई। चूंकि लोकसभा का पहला इलेक्शन 1951-52 में हुआ, दूसरा इलेक्शन 1957 में हुआ और तीसरा इलेक्शन 1962 में हुआ और ये चौथा इलेक्शन 1967 में होना था। और इंदिरा गांधी 1966 में ही पीएम बनी। चूंकि 10 जनवरी 1966 को ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, तो जब 1967 का इलेक्शन होने का जब टाइम आया, तो इस वक्त कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चैलेंज, चूंकि 2 साल 2 पीएम की डेथ, दूसरा इंदिरा गांधी के पास पॉलिटिकली एक्सपीरियंस ना होना, और तीसरा क्या इंदिरा गांधी अगर फिर से ये पीएम चुनी जाती तो क्या ये देश को उन मुसीबतों से निकाल पाएगी जो इस वक्त भारत उन मुसीबतों में घिरा हुआ था, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, करप्शन, कॉमनल राइट्स। ये कुछ अहम सवाल मुद्दे थे। तो दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी राम मनोहर लोहिया जी के कहने पर जो उन्होंने नारा दिया था गैर कांग्रेस, यानी सत्ता में कोई भी आए लेकिन कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए, और इसके नाम पे मेल की अलायंसेस बननी शुरू हो गई। अलग अलग स्टेट में 3-3, 4-4 पार्टियां ने अलायंस करके इलेक्शन, और इन सारे चैलेंजेस जो कांग्रेस ने फेस किया उसका रिजल्ट हुआ कि जब 1967 का इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी ने किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बचा ली, वो भी बहुत कम मार्जिन के साथ। लेकिन 7 स्टेट, यूं कहे तो 9 स्टेट में इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार गिर गई, खत्म हो गई। 7 स्टेट में तो कांग्रेस की हार हुई थी और 2 स्टेट ऐसा था जहां पे डिफेक्शन की वजह से, यानी दल बदल की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। आपको बता दूं कि 1960 और 70 का जो डिकेड था, ये इस वक्त भारत में जो हमारे पॉलिटिशियन थे वो जनता के वोट का बहुत मजाक बना रहे थे, कुछ पैसे के लिए अपने जमीर का और अपनी आत्मा का सौदा कर रहे थे। ऐसी कुछ घटना हरियाणा के कांग्रेस एमएलए ने गया दिन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट अलायंस पार्टी को ज्वाइन, दोपहर तक वो फिर वापस कांग्रेस में आ गए, जिसकी वजह से हरियाणा के कांग्रेस के जो चेयरमैन थे उन्होंने जाकर चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि गया राम आ गया। लेकिन ये राम ज्यादा देर तक रहा नहीं और शाम होते होते फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चला गया। इसीलिए एक नारा बना, आया राम गया राम। तो 2 स्टेट में तो कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं बनी क्योंकि डिफेक्शन की वजह से, दल बदल की वजह से, और इस तरह से टोटल 9 स्टेट्स में इंदिरा कांग्रेस यानी उस वक्त की जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी हार हुई और बहुत मुश्किल से सेंट्रल गवर्नमेंट बना। इसी को हम लोग पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं, यानी राजनीतिक भूकंप जो कांग्रेस ने पहली बार फेस किया था। और उसके पीछे कारण क्या था, क्यों इतनी बुरी कांग्रेस की हार हुई? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 2 पीएम का डेथ होना, भारत के अंदर क्राइसिस होना, इंदिरा गांधी के पास पॉलिटिकली एक्सपीरियंस। आपको बता दूं कि इस वक्त भारत के अंदर में कई सारी फूड क्राइसिस थी और भी अदर तरह की क्राइसिस थी, लेकिन फिर भी इस वक्त $1 5 रुपए के बराबर था इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी। तो ये इलेक्शन में कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े और पुराने जो लीडर थे, जिसे हम सिंडिकेट ग्रुप कहते हैं, वो मोस्टली सिंडिकेट ग्रुप के लीडर हार गए चुनाव। जैसे के कामराज तमिलनाडु से हार गए, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र से हार गए, अतुल घोष वेस्ट बंगाल से हार गए, के.बी. सहाय बिहार से हार गए। और इसी वक्त भारत में एकमात्र ऐसी पार्टी जो एक रीजनल पार्टी होकर अपने दम पर पूरी मेजोरिटी इकट्ठा की और गवर्नमेंट बनाई स्टेट में, दैट वाज डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कझगम पार्टी। दरअसल डीएमके पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी थी जो रीजनल लेवल पे अपने दम पर मेजोरिटी एक्वायर्ड की और गवर्नमेंट बनाई। चूंकि इन्होंने कुछ साल पहले ही जाकर तमिलनाडु के अंदर में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसकी वजह से पार्टी को एक अच्छी खासी पहचान और इलेक्शन में बहुमत मिली। इसके पहले सीएम सी नटराजन अन्नादुरई बने,
ये 1934 में बनी पार्टी डीएम यानी द्रविड़ मुनेत्र के लीडर भी थे, जो आगे चलकर 1949 में एक पार्टी बनी डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, उसी से जाकर सीएम बने थे सी नटराजन अन्नादुरई। यानी उस वक्त ये कहावत चलती थी कि अगर हावड़ा से दिल्ली जा रही कोई ट्रेन, तो बीच में कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं पड़ता था जहां पे कांग्रेस की सरकार हो। इसी वक्त बिहार के पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाने वाले कर्पूरी ठाकुर जाकर बिहार के पॉलिटिक्स में एक्टिव होते, कि वही कर्पूरी ठाकुर है जिन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए काम करना शुरू किया, और बिहार भारत का पहला स्टेट है जहां पे ओबीसी को रिजर्वेशन दी गई। 1967 में जो कांग्रेस की 9 स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट नहीं बनी, और वहां पे अलग अलग पार्टी ने अलायंस करके गवर्नमेंट बनाया, लेकिन ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि ये जो गठबंधन थी बेजोड़ गठबंधन थी, यानी बेमेल गठबंधन थी, जहां पे अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी ने गठबंधन किया था। नतीजा बहुत सारे स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लागू हो गई। बहरकैफ 1967 में भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चुनी गई। अब इंदिरा गांधी के पास कांग्रेस की खोई हुई जमीन को वापस लाना और सिंडिकेट ग्रुप के कंट्रोल से बाहर निकलना, और साथ ही साथ एक अपनी पहचान बनाना जरूरी हो गया था। इसीलिए 1967 के बाद से इंदिरा गांधी ने कैबिनेट में, गवर्नमेंट में अपने चाहने और अपने सपोर्टरों को बैठाना शुरू की, ताकि सिंडिकेट से अपने आप को हम अलग करें। दूसरा, इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकल पहचान बनाने के लिए 1967 में ही इंदिरा गांधी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया, जिसमें ये सारे प्रोग्राम जो थे प्रो पुअर वेलफेयर यानी गरीबों के वेलफेयर के लिए प्रोग्राम लाई गई थी, जिसे हम 10 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं। जैसे ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने गरीब लोगों को घर देने का प्रोग्राम लाया, जिसे हम अभी इंदिरा आवास योजना कहते हैं। ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 10 बैंकों को नेशनलाइज किया, यानी राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों को गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया। ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने लैंड रिफॉर्म कानून लाया, लैंड सीलिंग कानून लाया। तो यानी ये सारे काम जो इंदिरा गांधी कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि इंदिरा गांधी समझ रही है हमें अगर भारतीय राजनीति में लंबे टाइम तक रहना है, तो फिर मुझे अपनी पहचान बनानी होगी, और सिंडिकेट ग्रुप से, जिस ग्रुप ने इंदिरा गांधी को बेबी डॉल समझकर पीएम बनाया था, उससे अपने आप को अलग करना होगा। यानी कि 1967 के बाद से ही इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई। बिगड़ते रिश्ते एक्सट्रीम पॉइंट पे तब पहुंच गई जब 1969 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन का टाइम आया। दरअसल 1967 में भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन बने, और 2 साल के अंदर 1969 में जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। जाकिर हुसैन की डेथ हुई तो इस वक्त कांग्रेस के जो चेयरमैन थे एस निजलीगप्पा, इन्होंने कांग्रेस की ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया, जो कि उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे और इंदिरा गांधी के कट्टर अपोनेंट यानी विरोधी थे। क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि 1967 के बाद से ही जिस सिंडिकेट ग्रुप ने इंदिरा गांधी को पीएम बनाया, अब उसी सिंडिकेट ग्रुप को इंदिरा गांधी ने दरकिनार करना शुरू किया, क्योंकि इंदिरा गांधी को अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन बनानी। तो जब नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, तो वो इंदिरा गांधी का कट्टर दुश्मन है। अब इंदिरा गांधी सोच रही है कि अगर नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बन गया, तो वैसे तो हमारे यहाँ सारा काम प्रेसिडेंट ही करते हैं, लेकिन चलता प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन सामने तो आकर सारे प्रेसिडेंट करते हैं। और अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के मन मर्जी का ना बने, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को काम करने में दिक्कत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी पीएम होता है वो अपने जाकर ट्रस्टेड लोगों को ही प्रेसिडेंट बनाता है। इधर इंदिरा गांधी ने इस वक्त इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थी, वीवी गिरी से उन्होंने बातचीत करना शुरू किया। तो दूसरी तरफ एस निजलीगप्पा ने कांग्रेस पार्टी के एमपीज और एमएलए की मीटिंग बुलाई, चूंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमपी और एमएलए ही वोट करते हैं, आम आदमी वोट नहीं करते। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एमपी और एमएलए को एस निजलीगप्पा, जो उस वक्त कांग्रेस का चेयरमैन था, उन्होंने कहा कि आप जाकर नीलम संजीवा रेड्डी को वोट कीजिए। इधर इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी से कहा कि जाकर आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिजाइन कीजिए और आप इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन फाइल कीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, और इधर इंदिरा गांधी का सीक्रेट कैंडिडेट कौन है? वीवी गिरी। वीवी गिरी जब इधर इंदिरा गांधी ने क्या कि कांग्रेस पार्टी के जो एमपी एमएलए उनका एक सीक्रेट मीटिंग बुलाया और कहा कि आप अपनी
अब अपनी मन की सुनो, जो आपको दिल करता है उसको वोट करो। और नतीजा हुआ, जाकर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी चुनाव जीत गए। अब जब वीवी गिरी चुनाव जीते तो फिर जाहिर सी बात है कि वीवी गिरी चुनाव जीते कैसे, जब तक इंदिरा गांधी का सपोर्ट ना मिला होगा तब तक। और नतीजा, एस निजलिंगप्पा ने, जो दोनों के बीच में जो दुनिया बढ़ती आ रही थी, तो इसका रिजल्ट हुआ कि एस निजलिंग जाकर, क्योंकि 1967 से दोनों के बीच में दुनिया बढ़नी शुरू हो गई थी और उसका एक एक्सट्रीम पॉइंट था जब नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस का ऑफिशियल प्रेसिडेंट कैंडिडेट चुनाव हार गया, तो एस निजलिंगप्पा जो उस वक्त कांग्रेस का चेयरमैन था, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को पार्टी से ही बाहर कर दिया। अब जरा सोचिए, 1967 में इंदिरा गांधी पीएम बनी थी और 1969 में जाकर पार्टी से ही बाहर हो गई और इस तरह से कांग्रेस का भी दो हिस्से में टूट गई। इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, असल कांग्रेस तो मैं हूं। इंदिरा गांधी के कांग्रेस को हम कांग्रेस आर कहते यानी रिक्वेस्टनिस्ट कहते, जबकि जो सिंडिकेट ग्रुप का जो कांग्रेस था या मोरारजी देसाई वाला जो कांग्रेस था उसे हम कांग्रेस ओ कहते यानी ऑर्गेनाइजेशन कहते। हालांकि 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान इंदिरा गांधी ने कुछ और भी जाकर साहसिक काम के बोल्ड डिसीजन लिए। जैसे इंदिरा गांधी ने 69 में ही जाकर 14 बैंकों को फिर से नेशनलाइज किया। ये इंदिरा गांधी थी जो अब तक नेहरू जी नहीं कर पाए, लाल बहादुर शास्त्री नहीं कर पाए, वो इंदिरा गांधी 1969 में की। और क्या की, प्रिवी पर्स को खत्म कर दी। दरअसल जब भारत में कोई प्रिंसली स्टेट मर्ज होता था तो भारत सरकार उसे क्या करती थी, पेंशन और अलग अलग तरह के राइट्स और अलाउंसेस देती थी। पहले इसे इंदिरा गांधी ने ऑर्डिनेंस लाकर खत्म किया, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस को रोक दिया। नतीजा, फिर इंदिरा गांधी 1971 में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके प्रीवी पर्स खत्म करती। तो ये इंदिरा गांधी कुछ जाकर बोल्ड डिसीजन थे। बहरकैफ कांग्रेस दो हिस्से में टूट गई, न्यू कांग्रेस यानी कांग्रेस आर इंदिरा वाली कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस यानी कांग्रेस ओ पुरानी कांग्रेस। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा कि ये जो पार्टी के अंदर जो टूट हुई दरअसल प्रो पुअर और प्रो रिच की बात है। यानी इंदिरा गांधी ने खुद को कहा कि मैं प्रो पुअर हूं यानी गरीबों के हमदर्द हूं मैं, जबकि वो अमीरों के हमदर्द है। इंदिरा गांधी ने कहा ये आइडियोलॉजिकल डिवाइड थी, यानी मैं जो हूं सोशलिस्ट हूं जबकि वो क्या है, कैपिटलिस्ट है यानी पूंजीवादी। तो इस तरह से इंदिरा गांधी जाकर इस तरह से कांग्रेस दो हिस्से में टूटी। बहरकैफ जब कांग्रेस पार्टी टूटी तो जाहिर सी बात है कुछ एमपीज पुरानी कांग्रेस यानी सिंडिकेट वाली कांग्रेस में गए होंगे। नतीजा, इंदिरा गांधी की सरकार गिरने लगी। तुरंत कम्युनिस्ट पार्टी ने और डीएमके पार्टी ने इंदिरा गांधी को बाहर से सपोर्ट किया और इंदिरा गांधी पीएम बनी रही। क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपने पीएम के दौरान बहुत सारे ऐसे काम किए थे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के थे, इसलिए इनको सपोर्ट मिला। यहां पर इंदिरा गांधी ने एक और भी बोल्ड डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया, चूंकि 67 में इलेक्शन हुआ, अगला इलेक्शन 1972 में होना था। इसी बीच दिसंबर 1970 में यानी प्रेसिडेंट इलेक्शन के एक साल बाद इंदिरा गांधी वीवी गिरी को कहते हैं कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, और होता भी ऐसे ही, लोकसभा डिसॉल्व होता। हालांकि इंदिरा गांधी के पास 72 तक पीएम बनने का चांस है, लेकिन इंदिरा गांधी को खुद के ऊपर इतना ट्रस्ट था, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस था ये कि जनता मुझे प्यार देकर फिर से वापस भेजेगी। और इस तरह से दिसंबर 1970 में लोकसभा डिसॉल्व हुआ और पांचवा लोकसभा चुनाव 1970 में हुआ। इस टाइम पे जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी, नॉन कम्युनिस्ट पार्टी थे, सारों ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसे हम ग्रांड अलायंस कहते हैं, जबकि दूसरी तरफ इंदिरा गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन अपोजिशन के पास सिर्फ क्या था, इंदिरा हटाओ वाला मकसद था, जबकि इंदिरा गांधी के पास उनकी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन बन चुकी थी। इंदिरा आवास योजना, गरीबों के लिए काम, बैंकों को नेशनलाइज करना, एक उनके पास आइडियोलॉजी भी थी। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस यानी कांग्रेस आर और कम्युनिस्ट पार्टी ने दोनों ने मिलकर 375 लोकसभा का सीट जीत लिया, जिनमें से अकेले इंदिरा गांधी 352 लोकसभा की सीट जीती, जबकि अपोजिशन को यानी जो ग्रैंड अलायंस बना उसको 60 से भी कम सीटें मिली। इवन कांग्रेस ओ को तो 16 सीटें मिली। और इस तरह से इंदिरा गांधी ने खुद को देश का नेशनल लीडर के तौर पे पहचान दिलाई और कांग्रेस की खोई हुई जमीन को फिर से वापस रीऑर्गेनाइज किया।
लेकिन आपको बता दूं, ये जो कांग्रेस रीऑर्गेनाइज हुई 1971 के इलेक्शन में, इंदिरा गांधी को जो विशाल बहुमत मिला, ये दरअसल वो वाली कांग्रेस नहीं थी जो नेहरू वाली कांग्रेस या शास्त्री जी वाली कांग्रेस, बल्कि ये कांग्रेस सिर्फ इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। और इस कांग्रेस के अंदर में थोड़ी बहुत डिक्टेटरशिप की बू भी थी, इसमें अंदर महक थी। और इसका रिजल्ट हुआ कि अब ये वो कांग्रेस नहीं है जो अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को शांतिपूर्वक उसका हल निकाले, बल्कि ये कांग्रेस इंदिरा वाली कांग्रेस थी। और जब जनता ने इतना प्यार दिया तो जनता ने खुद से उन्हें डिक्टेटरशिप, तानाशाह बनने के लिए मजबूर किया। और उसका रिजल्ट हुआ कि जब 1971 के इंदिरा गांधी इलेक्शन जीती, और इलेक्शन के दौरान इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, बड़ा पॉपुलर हुआ स्लोगन वो। लेकिन 71 के बाद जब इंदिरा गांधी पीएम बनी, अच्छा एक बात और यहां बताना जरूरी है कि जब 1971 का इलेक्शन हुआ, इंदिरा गांधी पीएम बनी, उसके बाद चूंकि फरवरी में इलेक्शन हुआ और दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी एज अ पीएम ना सिर्फ पाकिस्तान को हराती, बल्कि पाकिस्तान का दो टुकड़ा करवाती, अमेरिका के आंख में आंख डालकर पाकिस्तान को हराती, 90,000 पाकिस्तानी फौज को गिरफ्तार करके इंडिया लाती। तो इंदिरा गांधी इतनी पॉपुलर हो गई कि उस वक्त कांग्रेस के चेयरमैन थे डीके बरुआ, वो कहते हैं इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। लेकिन 71 के बाद से ही भारत के अंदर में कई तरह की क्राइसिस आनी शुरू हो गई, और इस क्राइसिस को सोल्व करने के बजाय इंदिरा गांधी ने क्या किया, इमरजेंसी लगा दिया, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।